दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए एक बात, इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी यात्रा पर कितना खर्चा हुआ। ये संसद में बताया जाता है, कब गए, कहाँ गए, कितने का हवाई जहाज लगा, कितने अधिकारी साथ गए, सब कुछ रिकॉर्ड में होता है। यानी देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की भी अपनी जवाबदेही है। जनता के पैसे का हिसाब जनता को मिलता है, लेकिन इसी देश में एक ऐसा भी अधिकारी है जिसकी यात्राओं का खर्च गोपनीय है। जिसके सरकारी दौरे पर कितना खर्च हुआ ये बताने से चुनाव आयोग साफ इनकार कर रहा है। और वो अधिकारी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। वही ज्ञानेश कुमार जिन्हें मोदी की अगुवाई वाली कमेटी ने चुना, जिन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है, जिन पर पहले से ही निष्पक्षता के सवाल उठ रहे हैं। और अब जब उनकी यात्राओं का खर्च मांगा गया तो चुनाव आयोग ने चौंकाने वाला जवाब दिया कि ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, इसे बताया नहीं जा सकता। पूरे देश में इसे लेकर के हलचल मच गई, क्योंकि सीधा सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री के खर्च गोपनीय नहीं हैं तो फिर ज्ञानेश कुमार ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती हो गए हैं कि उनका खर्च छुपाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ और इसका असली मतलब क्या है, ये विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक आरटीआई से। पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में एक आरटीआई अर्जी दायर की। मांग बहुत सीधी थी। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो भी सरकारी दौरे किए हैं उन पर कितना खर्च हुआ है इसकी जानकारी दी जाए। यानी कहीं भी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं, कोई निजी सवाल नहीं, सीधा सीधा सरकारी काम का हिसाब मांगा गया था। और यह मांगना उनका अधिकार था, क्योंकि 2005 में जो सूचना का अधिकार कानून बना था उसका मकसद यही था कि सरकार का हर काम पारदर्शी हो, हर पैसे का हिसाब जनता के सामने हो और कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी न कर सके। यह कानून जनता को एक ऐसी शक्ति देता है जिससे वो सत्ता से सवाल पूछ सके। लेकिन जब जवाब आया तो सुनकर के हैरानी हुई। चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया और इनकार करने की जो वजह बताई वो और भी हैरान करने वाली थी। कहा गया कि यह तो व्यक्तिगत जानकारी है, इसे साझा नहीं किया जा सकता है। सोचिए, सरकारी दौरे का खर्च व्यक्तिगत कैसे हो गया। सरकारी पैसा जो टैक्स पेयर की जेब से गया है वो अचानक निजी संपत्ति में कैसे बदल गया। ये तो वैसी ही बात हुई कि आप अपने बॉस से पूछे कि कंपनी के फंड का इस्तेमाल कैसे हुआ और बॉस कहे कि ये तो मेरा निजी मामला है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी सामान्य बुद्धि का इंसान इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने बड़ी शान से यही जवाब दे दिया है और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ है। साकेत गोखले ने यह पूरा मामला सार्वजनिक कर दिया है, अपने सोशल मीडिया पर आरटीआई की कॉपी और चुनाव आयोग के जवाब की कॉपी दोनों डाल दी है। और तब से पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि आखिर छुपाया क्या जा रहा है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि प्रधानमंत्री के खर्च तो पब्लिक हैं, फिर एक अधिकारी के क्यों नहीं। जब देश का सबसे बड़ा पद जवाबदेह है तो एक अधिकारी क्यों नहीं। और यही चुप्पी है असली कहानी दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ महीने से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मामला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में चुनावी एफआईआर के आंकड़े पेश हुए जो दिखा रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं। फिर बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर का पूरा विवाद खड़ा हुआ, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच अब ये खर्च वाला विवाद, जब एक के बाद एक विवाद सामने आते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और वो तस्वीर बहुत खूबसूरत नहीं है दोस्तों। जो लोग सोच रहे हैं कि जिस चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए वो अपनी छवि खुद क्यों खराब कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सत्ता से सवाल पूछना, वो खुद सवालों को घेरे में क्यों है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पिछले कुछ महीनों में ज्ञानेश कुमार बहुत सक्रिय दिखे, बिहार गए, अलग अलग राज्यों में गए, कई बड़ी बैठकें की। इन दौरों पर हवाई जहाज लगे होंगे, होटल बुक हुए होंगे, अधिकारी साथ गए होंगे, सुरक्षा व्यवस्था लगी होगी। ये सब खर्च आम आदमी के टैक्स के पैसे से हुआ है। तो ये पूछना गलत कैसे हो गया कि इन दौरों पर कितना खर्च हुआ। ये तो हर नागरिक का हक है, लेकिन जब इस हक का इस्तेमाल किया गया तो जवाब मिला कि ये व्यक्तिगत जानकारी है। दोस्तों बहुत खूब। तो अब सरकारी अधिकारियों के काम भी व्यक्तिगत होंगे। कल को कोई मंत्री कहेगा कि मेरा मंत्रालय मेरा निजी मामला है, तो कोई मुख्यमंत्री कहेगा कि मेरा राज्य मेरी निजी संपत्ति है। यह सिलसिला अगर शुरू हुआ तो कहां जाकर के रुकेगा। थोड़ा सूचना के अधिकार कानून के बारे में समझना जरूरी है दोस्तों। यह कानून 2005 में यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया। 15 जून 2005 को इसे लागू किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरी तरह प्रभाव में आया। इस कानून का सबसे बड़ा मकसद था कि सरकार और जनता के बीच जो पर्दा है उसे हटाया जाए, लोगों को अधिकार मिले कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, जानकारी मांग सके और सरकार जवाब देने के लिए बाध्य हो। इसमें कुछ अपवाद जरूर रखे गए,
जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं, खुफिया एजेंसियां, इन सबको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एसपीजी, डीआरडीओ, ये सारी संस्थाएं आरटीआई से बाहर है, क्योंकि इनकी जानकारी अगर खुली तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये तर्क समझ में आता है, लेकिन चुनाव आयोग तो इन संस्थाओं में शामिल नहीं है। ये तो एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम ही है पारदर्शी होना, जिसकी विश्वसनीयता पर पूरा लोकतंत्र टिका है। तो चुनाव आयोग अपने आप को खुफिया एजेंसी क्यों मान रहा है? जो जानकारी खुफिया एजेंसियां भी शायद न छुपाए, वो चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? यही सवाल है जो सबके मन में उठ रहा है। एक और बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, जब से मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, चुनाव आयोग की छवि लगातार बदल रही है। पहले भी चुनाव आयोग परफेक्ट नहीं था, पहले भी शिकायतें होती थी, लेकिन एक भरोसा था कि कहीं ना कहीं जवाबदेही है। अब वो भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। संस्थाएं धीरे धीरे ब्लैक होल में बदल रही हैं, एक ऐसा अंधेरा जहां न रोशनी पहुंचती है, न सवाल पहुंचते हैं, न जवाब आते हैं। जो कुछ अंदर हो रहा है बाहर पता ही नहीं चलता है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो नहीं होनी चाहिए एक ब्लैक होल की तरह। यह तो पारदर्शिता का प्रतीक होना चाहिए था, यह तो हर कदम पर जनता के सामने खड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन जब यही संस्था अपनी जवाबदेही से बचने लगे तो पूरे लोकतंत्र पर सवाल उठने लगते हैं। सोचिए, अगर चुनाव आयोग के प्रमुख अपने खर्च का हिसाब देने से बच रहे हैं तो चुनाव के दौरान क्या क्या हो रहा होगा, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। एक और सवाल जो उठ रहा है वो यह है कि आखिर छुपाना क्या है? अगर यात्रा सामान्य थी, अगर खर्च नियमों के मुताबिक हुआ, अगर कुछ भी गलत नहीं है, तो जानकारी देने में दिक्कत क्या है? जो लोग सही रास्ते पर चल रहे होते हैं वो अपने कदमों का हिसाब देने से नहीं डरते। जो लोग डरते हैं वो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं, और यही शक पैदा होता है। हो सकता है कि यात्रा बहुत महंगी हो सकता है कि चार्टर्ड हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ हो सकता है कि 5 सितारा होटलों में ठहरना हुआ हो सकता है कि सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़ी राशि खर्च हो गई हो। इन सब को अगर जनता के सामने रखा जाए तो शायद बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। शायद इसीलिए छुपाया जा रहा है। लेकिन जो पैसा छुपाया जा रहा है वो कहाँ से आया? वो हमारा है, आपका है, इस देश के करोड़ों नागरिक का है। हम टैक्स देते हैं, हमारा पैसा सरकारी खजाने में जाता है, और उसी पैसे से इन अधिकारियों की यात्रा होती है, इनका वेतन आता है, इनकी सुरक्षा होती है। तो जब पूरा पैसा हमारा है तो हमें यह पूछने का पूरा हक है कि कहां खर्च हुआ। इस पर व्यक्तिगत का ठप्पा लगा करके जवाब से बचना यह लोकतंत्र का अपमान है भाई। यह सूचना के अधिकार कानून की भावनाओं का उल्लंघन है, और यह उन लाखों लोगों के भरोसे को तोड़ता है जो अपनी मेहनत का पैसा टैक्स के रूप में देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करता हूं दोस्तों। इस पूरे मामले में साकेत गोखले के पास एक रास्ता है, वो है अपील। सूचना के अधिकार कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अगर पहले चरण में जानकारी ना मिले तो आप अपील कर सकते हैं। पहले प्रथम अपील अधिकारी के पास होगा, फिर केंद्रीय सूचना आयोग के पास, और अगर वहां भी न्याय ना मिले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, यह आगे और भी बढ़ेगा, और इसकी हर परत में और भी सवाल खुलेंगे। साकेत गोखले पहले भी कई ऐसे मामलों को उजागर कर चुके हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां सूचना के अधिकार के जरिए बाहर निकाली है। तो इस मामले में भी वो चुप नहीं बैठेंगे, ये तय है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस देश में हर सामान्य नागरिक इस तरह की लड़ाई लड़ सकता है? एक पूर्व सांसद के पास संसाधन है, कानूनी सलाहकार है, मीडिया तक पहुंच है, लेकिन एक आम आदमी जब आरटीआई डालेगा और उसे इसी तरह का जवाब मिले तो वो क्या करेगा, कहां जाएगा, कैसे लड़ेगा? यही असली दिक्कत है दोस्तों। जिस कानून को आम आदमी के लिए बनाया गया था वो अब आम आदमी के लिए ही मुश्किल बन रहा है। और अगर इसी तरह से जवाब देने से इनकार होता रहा तो एक दिन ये कानून सिर्फ कागज पर रह जाएगा, जमीन पर उसकी कोई ताकत नहीं बचेगी। यही सबसे बड़ा खतरा है। कानून तब तक ही काम करता है जब उसकी भावना जिंदा रहती है। जब भावना मर जाती है तो कानून सिर्फ शब्दों का ढांचा बन करके रह जाता है। एक और पहलू पर विचार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो नियम बदले गए, जिस पर से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव हुआ, उससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस चयन समिति में थे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। यह चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष हैं, यानी 3 में से 2 सत्ता पक्ष के हैं। तो जिसे भी चुना जाएगा वो असल में सत्ता पक्ष की पसंद का ही होगा, और यही हो रहा है। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के मंत्रालय में सहकारी सचिव रह चुके हैं, यानी अमित शाह के मातहत काम कर चुके हैं, और अभी वही व्यक्ति चुनाव आयोग के प्रमुख हैं। क्या ऐसे व्यक्ति से निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? सवाल जायज है दोस्तों। और शायद इसीलिए हर सूचना छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर सब कुछ पारदर्शी होगा
तो कई बातें बाहर आ जाएंगी। कहां कहां गए, किससे मिले, क्या बातचीत हुई, कितना खर्च हुआ, ये सब सामने आ जाएगा और इससे बहुत सारे लोग असहज हो सकते हैं। इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं, बस चुप्पी और चुप्पी। इसी पूरी कहानी में एक व्यंग भी है। जो कानून यूपीए सरकार ने बनाया था, जिसका मकसद सरकार को जवाबदेह बनाना था, आज उसी कानून का इस्तेमाल करके सरकार जवाब देने से बच रही है। कानून के छेदों का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल हो रहा है। व्यक्तिगत जानकारी का बहाना बना करके हर सवाल टाला जा रहा है। यह उस कानून की मूल भावना का उल्लंघन है। जब कानून बना था तब सोचा भी नहीं गया होगा कि सरकारी अधिकारियों के खर्च को व्यक्तिगत कहा जाएगा, लेकिन आज यही हो रहा है और इसे रोकने के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई है। सरकार तो चुप है क्योंकि उसे फायदा हो रहा है। विपक्ष भी उतना मुखर नहीं है क्योंकि उसके पास सत्ता नहीं है। मीडिया का एक हिस्सा तो पूरी तरह चुप है और आम आदमी को अभी इस पूरे मामले की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब समझ में आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। भाई समझो, तुम लोग समझो, सवाल उठाओ। एक बात और है दोस्तों, भारत की चुनाव आयोग को हमेशा से दुनिया के सबसे अच्छे चुनाव आयोगों में गिना जाता रहा है। टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इसकी विश्वसनीयता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उन्होंने दिखाया था कि चुनाव आयोग सत्ता के आगे नहीं झुकता, बल्कि सत्ता को नियम के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन आज उसी संस्था की स्थिति ये हो गई है कि उसके प्रमुख के दौरे का खर्च तक नहीं बताया जा रहा है। कहां वो टीएन शेषन का दौर और कहां आज ये दौर। ये गिरावट रातों रात नहीं आई है, ये सालों की सिलसिलेवार कोशिशों का नतीजा है दोस्तों, जिसमें संस्थाओं को धीरे धीरे कमजोर किया गया है, उन्हें अपने पदाधिकारियों के जरिए नियंत्रित किया गया है और उन्हें अपनी मनमर्जी से चलाया गया है। अब एक और सवाल है जो पूछा जाना चाहिए दोस्तों, अगर चुनाव आयोग का खर्च व्यक्तिगत है तो इसका मतलब क्या ज्ञानेश कुमार अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं? अगर हां तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? एक सरकारी अधिकारी की तनख्वाह कितनी होती है ये सब जानते हैं, तो चार्टर्ड जहाजों का खर्च कैसे उठाते हैं? अगर ये सारा खर्च व्यक्तिगत है तो इनकम टैक्स विभाग को इनसे पूछना चाहिए, इनकी जांच करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, इतना पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन नहीं, ये सवाल भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस सिस्टम से सब मिले हुए हैं। वहां कोई किसी से सवाल नहीं पूछता। एक हाथ दूसरे को धोता है, दूसरा तीसरे को, और आम आदमी बीच में खड़ा तमाशा देखता रह जाता है। इस पूरे मामले का समाधान क्या है? सबसे पहले तो सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना को फिर से जीवित करना होगा। हर सरकारी अधिकारी को समझना होगा कि उनका काम जनता के प्रति जवाबदेह है। जो पैसा जनता के पास से आया है उसका हिसाब जनता को देना ही पड़ेगा। दूसरा, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी विश्वसनीयता बचानी होगी। अगर संस्थाएं ही सवालों के घेरे में आ जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? तीसरा, आम जनता को भी जागरूक होना होगा दोस्तों। सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़ लेना काफी नहीं है। जब भी कोई ऐसी घटना हो आवाज उठानी चाहिए, सवाल पूछिए, आप दबाव बनना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की सक्रियता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। साकेत गोखले ने यह पहला कदम उठाया। अब जरूरत है कि और भी लोग आगे आए और भी सवाल पूछें और भी जानकारी मांगे। जब हजारों लोग एक साथ सवाल पूछेंगे तब सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि लोकतंत्र में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों के लिए पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं है, यह उनकी जिम्मेदारी है। और जब वो इस जिम्मेदारी से बचते हैं तो जनता को उन्हें जवाब देने पर मजबूर करना पड़ता है। यही असली लोकतंत्र है। सत्ता का काम है सेवा करना, राज करना नहीं है। और अगर सत्ता में बैठे लोग ये भूल जाते हैं तो जनता को उन्हें याद दिलाना पड़ता है। यही समय है कि हम सब एक बात को समझें और अपनी भूमिका निभाएं। हर आरटीआई मायने रखती है, हर सवाल मायने रखता है, हर जवाब मायने रखती है। और जब हजारों लोग आवाजें एक साथ उठाते हैं तब बड़े से बड़ा सिस्टम को झुकना पड़ता है। ये कोई अकेली लड़ाई नहीं है, ये देश के हर नागरिक की लड़ाई है और इस लड़ाई में हर एक की भूमिका है। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, जब कोई संस्था अपनी विश्वसनीयता खो देती है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। चुनाव आयोग अभी उसी मोड़ पर खड़ा है। अगर अभी सुधार नहीं हुआ, अगर अभी पारदर्शिता नहीं आई तो आने वाले सालों में इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और जिस देश में चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा ना हो वहां चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात है, ये कुछ करने वाली बात है। सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ करना पड़ेगा। और वो कुछ करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। साकेत गोखले ने रास्ता दिखाया है, अब बाकी लोगों को भी उस रास्ते पर चलना होगा। तभी इस देश का लोकतंत्र सच में लोकतंत्र रहेगा, नहीं तो सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह जाएगा। और नाम का लोकतंत्र किस काम का? आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग को इस तरह जानकारी छुपाने का अधिकार है? क्या ज्ञानेश कुमार के दौरे का खर्च सार्वजनिक होना चाहिए? और क्या इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।